हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसके पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मैक्सिमम, जिसमें फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या था, तो आया था 1/LC माइनस R² अपॉन 2L² के रूट ओवर इतना रेडियन पर सेकेंड आया था। यानी हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देखते हैं कि ये आया था ओमेगा बराबर, और इस फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर के क्रॉस क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज अगर होगा। एक चीज हम लोग नोट पॉइंट लिखवाना भूल गए थे, हालांकि आप लोग के पीडीएफ में लिखा हुआ है कि आखिर मैक्सिमम वोल्टेज आकर होगा कैपेसिटर के क्रॉस और इंडक्टर के क्रॉस तक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले किस पे होगा और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बाद, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद किस पे होगा। यानी मान लीजिए कि कैपेसिटर ओमेगा जो आएगा तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा नॉट से बड़ा होगा या ओमेगा नॉट से छोटा होगा। या इंडक्टर के क्रॉस के लिए क्या आया था, तो आया था 1/LC माइनस R² C² अपॉन 2 के रूट ओवर। ये आया था कुछ ही कि फिर एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी का आया था, जिसपे क्या रहा था कि कैपेसिटर इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज अगर हो रहा था, और ये आया था फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन जिसपे क्या हो रहा था, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज अगर हुआ था। तो मान लेते हैं कि ओमेगा एल, मान लेते हैं ओमेगा सी। तो इसमें आप ये देखना है कि ओमेगा एल रेजोनेंट मतलब ओमेगा नॉट से बड़ा होगा या छोटा होगा। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आकर होगा वो ओमेगा नॉट से बाद वाला होगा कि ओमेगा नॉट से पहले वाला। तो आप समझिए, ग्राफ आप लोग की क्या बताए थे, एक्सेल एक्सी का। ये बताए थे एक्सी का ग्राफ, ये बताए थे एक्सेल का ग्राफ। यहाँ बोल रहे थे क्या, ओमेगा नॉट, यही बोल रहे थे। तो आप ही बताइए कि अगर मान लीजिए कि जहाँ एक्सेल बड़ा होगा वहीं तो होगा उसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज। चूंकि इंडक्टर में क्या होता है, I × XL होता है ना, और कैपेसिटर में क्या होता है, I × XC। तो हम क्या बोलेंगे, यही होता है VL और ये होता है VC। तो हम क्या बोलेंगे कि कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कब आकर होगा, जब XC बड़ा होगा। अब XC कब बड़ा होता है, देखिए तो ओमेगा नॉट से पहले। तो हम क्या बोलेंगे कि कैपेसिटर के क्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज आकर होगा वो बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पहले होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रकार बोलेंगे कुछ कि मैक्सिमम वोल्टेज आकर एट इंडक्टर एबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद एक्सेल बढ़ा है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, दो नोट पॉइंट है आप लोग के लिखा हुआ पीडीएफ में, वहां से लिख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ मैक्सिमम वोल्टेज आकर इन इंडक्टर में क्या होगा, तो एबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद एक्सेल ज्यादा है तो इसलिए एबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, उसी प्रकार मैक्सिमम वोल्टेज आकर इन कैपेसिटर में क्या होगा, तो बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, एक्सी बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों नोट पॉइंट था, आप लोग उसमें वीडियो में बताना भूल गए थे पिछले लेक्चर में, तो आप लोग क्या बता दिए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे क्वालिटी फैक्टर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे, क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, फिर क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ में रिलेशन, इसको सारी चीज इसी लेक्चर में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर बोलता है कि इट इज द रेशियो ऑफ इन सीरीज रेजोनेंस। क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। मतलब क्या, इक्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस कंडीशन में हम लोग की क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, इसको मैग्नीफाइंग फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि रेशियो है किसका, तो यहाँ है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर, यानी वोल्टेज अक्रॉस चाहे तो इंडक्टर हो चाहे तो कैपेसिटर हो, टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। अब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर का है तो सप्लाई वोल्टेज। आप लोग जानते हैं कि जब एट रेजोनेंस हो जाता है तो जितना हम लोग सप्लाई देते हैं वो सारा वोल्टेज किसके क्रॉस हो जाता है, रेजिस्टर के क्रॉस। तो वही चीज बोला है, चाहे तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन रेजिस्टर। अब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर को ही क्या बोल सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज। किस पे, रेजोनेंस पे। यानी रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, RLC जब रहता है तो होता यूं है, होता ये है कि ये जो VS होता है वो पूरा पूरा क्या VR के बराबर हो जाता है एट रेजोनेंस कंडीशन। और जो VC होता है, VL और VC, ये क्या होता है, मैग्नीफाई होकर मिलने लगता है। अब कितना टाइम से मैग्नीफाई होगा, इक्वालिटी फैक्टर के बराबर। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड एक आधो बार न्यूमेरिकल करेंगे। आप लोग कैसे दिए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए न्यूमेरिकल, तो उसमें बनाइएगा तो कुछ इस तरह से आएगा आप लोग के। ठीक है, तो यहाँ से VL और VC के क्रॉस वोल्टेज क्या आता है, तो सप्लाई वोल्टेज के क्वालिटी फैक्टर टाइम्स आता है। कितना टाइम्स आता है, यानी जितना क्वालिटी फैक्टर होगा उतना टाइम्स क्या, सप्लाई वोल्टेज के, किसके क्रॉस, VL के क्रॉस और VC के क्रॉस। दोनों वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है।
और रेजोनेंट रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या, तो VR VS के बराबर, ठीक है। यानी क्या होता है, तो एट रेजोनेंस VS जो होता है वो VR के बराबर हो जाता है, और VL और VC तो बराबर होता है, और VL VC होगा कितना, तो सप्लाई वोल्टेज के जितना क्वालिटी फैक्टर होगा उतना टाइम्स सप्लाई वोल्टेज के क्वालिटी फैक्टर टाइम्स होता है VL और VC के मान, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो हम बोले कुछ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, या क्या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ से देखिए VL अपॉन VR ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। VL बराबर I नॉट इंटू XL होता है, क्योंकि VL क्या I इंटू XL और एक I नॉट इंटू R, ठीक है। ये दोनों I से खत्म कर बचा क्या, XL अपॉन R। तो यहाँ से बोल सकते हैं कुछ कि क्वालिटी फैक्टर क्या है, XL अपॉन R भी बोल सकते हैं। XL को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L अपॉन R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L अपॉन R लिख सकते हैं। ओमेगा नोट की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट ओवर LC। आप लोग के एक्सप्रेशन बता चुके हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या, कि 1 अपॉन रूट ओवर LC इनटू L अपॉन R, तो L अपॉन R, ठीक है। अब जब इसको करेंगे तो यहाँ देखिए, मान लीजिए रूट में नहीं है, तो इसको रूट में करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, जैसे 1 अपॉन LC तो यहाँ है, लेकिन इसको रूट में करना रहेगा तो L स्क्वायर करना पड़ेगा रूट में, यानी स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब L ही लिखा हुआ है, और अपॉन R इतना लिख सकते हैं। अब ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन R, और यहाँ से L स्क्वायर अपॉन LC, L से एक खत्म 1 अपॉन R रूट ओवर L अपॉन C। देखिए तो वही चीज लिखा हुआ है, क्या देखिए यही चीज लिखा हुआ है, यानी हम इसको इतना लिख सकते हैं और इसको से इतना लिख सकते हैं, इसको से इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, मतलब क्या बोलेंगे कि सीरीज रेजोनेंस में जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो XL अपॉन R भी बोल सकते हैं, या 1 अपॉन R रूट ओवर L अपॉन C। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि सीरीज रेजोनेंस के केस में हम लोग के क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो 1 अपॉन R रूट ओवर L अपॉन C। या क्या कह सकता है, एक RLC सर्किट दे देगा, इसमें RLC तीनों दिया रहेगा, और बोलेगा क्वालिटी फैक्टर, तो R भी पता, L भी पता, C भी पता, तो आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। इसी को क्या बोल दिया जाता है, मैग्नीफाइंग फैक्टर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, अब मान लीजिए एगो इंडक्टर के क्रॉस देखें, आप कैपेसिटर के क्रॉस भी देखते हैं, यानी क्या कि वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टर, दोनों चीज हो सकता है, या तो इंडक्टर अपॉन रेजिस्टर या कैपेसिटर अपॉन रेजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। देखिए VC के जगह लिख सकते हैं I नॉट इंटू XC, यहाँ I नॉट इंटू R लिख सकते हैं, I नॉट कैंसिल आउट, XC अपॉन R, XC को 1 अपॉन ओमेगा नॉट C इंटू R, और ओमेगा नॉट को क्या 1 अपॉन LC, तो LC ऊपर चल जाएगा। फिर इसी प्रकार इसको करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ आ जाएगा LC, और यहाँ रूट ओवर C स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू R, यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन R और रूट ओवर LC अपॉन C स्क्वायर, C से C खत्म, 1 अपॉन R और रूट ओवर L अपॉन C आ गया, यानी यही रिजल्ट आ गया हम लोग के फिर से क्या, कि 1 अपॉन R रूट ओवर L अपॉन C। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग की क्वालिटी फैक्टर सीरीज रेजोनेंस के केस में क्या आया, तो 1 अपॉन R रूट ओवर L अपॉन C आ गया। क्या आया, 1 अपॉन R रूट ओवर L अपॉन C। इससे भी आया वही रिजल्ट और इससे भी आया यही रिजल्ट। आप लोग के ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि सीरीज रेजोनेंस के केस में क्वालिटी फैक्टर 1 अपॉन R रूट ओवर L अपॉन C होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम आप लोग क्या और क्या बताएं, हम ये बताएं अभी कि VL और VC का मान क्या होगा, VL और VC का मान क्या होगा, ठीक है। यानी जो यहाँ RLC रहता है, RLC, तो हम क्या बोले कि रेजोनेंस के केस में क्या होता है कि जो VS होता है वो VR के क्रॉस सर्कल हो जाता है, लेकिन VL और VC क्या होता है, तो हम लोग बताएं क्या कि सप्लाई वोल्टेज का क्वालिटी फैक्टर टाइम्स होता है। ये भी ध्यान में रखना है, VC बराबर ही सप्लाई वोल्टेज का क्वालिटी फैक्टर टाइम्स होता है। ये भी ध्यान में, दोनों फार्मूला ध्यान में रखना है, मतलब कि एट रेजोनेंस VR VS के बराबर रहता है, VL क्या होता है, तो यहाँ से VS इंटू क्वालिटी फैक्टर। अब मान लीजिए कि RLC सर्किट दिया हुआ रहेगा और सप्लाई वोल्टेज दिया रहेगा और RLC दिया रहेगा, बोलेगा क्या कि निकालिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर से हम RLC दिया रहेगा तो क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे, और सप्लाई वोल्टेज दिया रहेगा तो आसानी से VL निकाल सकते हैं, आसानी से VC भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से आप लोग क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वालिटी फैक्टर के बारे में। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में रिलेशन।
क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इतना बार जहां भी एग्जाम दीजिएगा तो क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में रिलेशन से हमेशा सवाल बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में रिलेशन। अब हम लोग देखते हैं क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, इन दोनों में रिलेशन निकालना है, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में। मतलब किसी भी प्रकार यानी हेल्प से, मान लीजिए कि बैंडविड्थ का फॉर्मूला है तो इसको हेल्प से हम लोग क्या करना है, बैंडविड्थ रहने देना है, और क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ दोनों क्या करना है, एक दूसरे से मतलब रिलेशन लाना है। तो किसी प्रकार से हम लोग क्या लाना होगा, क्वालिटी फैक्टर लाना होगा, यानी बैंडविड्थ हम लोग क्या है, तो बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर में रिलेशन लाना है, तो किसी भी प्रकार से हम लोग क्या यहाँ पे बैंडविड्थ लाना होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए बैंडविड्थ बराबर क्या जानते हैं, आर अपॉन एल जानते हैं। सारा अभी किसका काम कर रहा है, सीरीज रेजोनेंस। तो सीरीज रेजोनेंस में बैंडविड्थ आर अपॉन एल होता है। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब बताइए, अब दोनों तरफ हम क्या बोलते हैं कि ओमेगा नोट से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं डिवाइड ऑन बोथ साइड विथ ओमेगा नोट। आप लोग कोई भी डेरिवेशन होते एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आसानी से आएगा कि हाँ इसके बाद हम लोग के क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग उस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा किसी भी डेरिवेशन। जब दोनों तरफ ओमेगा नोट से भाग देंगे तो ऐसे क्या आ जाएगा, आर अपॉन ओमेगा नोट एल, और ऐसे हो जाएगा ओमेगा नोट 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा नोट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या क्या कर सकते हैं बताइए। अब बताइए अभी हम क्या बताएं, क्वालिटी फैक्टर क्यू नोट बराबर क्या, ओमेगा नोट एल अपॉन आर, कुछ इसी प्रकार बताएं, इसी को बोल रहे थे एक्स एल अपॉन आर। अभी ही बताएं क्या, क्वालिटी फैक्टर बराबर ओमेगा एल अपॉन आर, इसी को एक्स एल अपॉन आर बोल रहे थे। तो आप ही बताइए अगर हम लिखें 1 अपॉन क्वालिटी फैक्टर, तो आर अपॉन ओमेगा नोट एल हो सकता है। देखिए तो 1 अपॉन क्वालिटी फैक्टर आर अपॉन ओमेगा नोट एल, यहाँ से देखिए आर अपॉन ओमेगा नोट एल, इसको क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन क्वालिटी फैक्टर क्यू नोट। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या बोल सकते हैं, बैंडविड्थ बोल सकते हैं। यहाँ से बोल सकते हैं ये हो गया बैंडविड्थ अपॉन ओमेगा नोट। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। यानी क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में रिलेशन क्या होता है, तो क्वालिटी फैक्टर बराबर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। इसको 5 स्टार रेटिंग कर दीजिए, कितना, 5 स्टार। क्यों, क्योंकि इतना बार आप लोग कहीं भी एग्जाम दीजिएगा तो ये क्वेश्चन है आप लोग को छूटने आएगा। रेजोनेंस से आ रहा है, अगर मान लीजिए रेजोनेंस से क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन आपको जनरली आपको यही देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, इसमें पूछता है कि जब बैंडविड्थ को इंक्रीज करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा। तो देखिए बैंडविड्थ को इंक्रीज करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, कमेगा। फिर क्या पूछता है कि अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज। बस इससे यही सवाल बनने करता है। अब कहीं भी एग्जाम में देखिए, हालांकि इस फार्मूला याद रखिएगा तो कितना भी सवाल बना सकते हैं, लेकिन जनरल में यही पूछता है। ठीक है, ऐसे पूछेगा कि बताइए कि क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज विथ डिक्रीज इन बैंडविड्थ, इंक्रीज इन बैंडविड्थ या नोट चेंज, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हमेशा तो क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज करना होगा तो बैंडविड्थ को क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सवाल बनता है, समझ में आ रहा है। यानी क्वालिटी फैक्टर बराबर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें दो दे दिया, चाहे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ दे दिया, बोलेगा क्वालिटी फैक्टर, तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं क्या, क्वालिटी लैंग्वेज में क्वालिटी फैक्टर बराबर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। इसको आप नोट करके अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और टर्म जान लेते हैं सिलेक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में, सिलेक्टिविटी के बारे में, कि सिलेक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा, और जो न्यूमेरिकल दिए हैं आप न्यूमेरिकल सारा न्यूमेरिकल बनाइएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सिलेक्टिविटी के बारे में। सिलेक्टिविटी के बारे में, सिलेक्टिविटी क्या होता है, इसमें बोल रहा है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ सर्किट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बात आया है डिस्टिंग्विश मतलब क्या, विभेद करता है, मतलब कि कौन हमारे लिए डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी है, कौन अनडिजायरेबल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या एक प्रकार के बोल सकते हैं क्या, कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिए कि दो फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों के बीच विभेद जो करेगा, पहचानेगा, यानी मतभेद जिसको बोल सकते हैं कि F1 F2 F3 जो भी है, तो ये तीनों के बीच क्या कर रहा है, अगर
विभेद कर रहा है, यानी पहचान रहा है कि हाँ मेरे लिए डिजायरेबल है, मेरे लिए अनडिजायरेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, सिलेक्टिविटी बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि सिलेक्टिविटी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, एक प्रकार की एबिलिटी है, जो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, विभेद करता है। क्या करता है, विभेद करता है कि कौन हमारे लिए डिजायरेबल है और कौन हमारे लिए क्या है, अनडिजायरेबल है। ठीक है, यानी उसके बीच क्या फर्क को देखता है कि हाँ मेरे लिए डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी है, यानी इस फ्रीक्वेंसी पर हमारे क्या आएगा, जैसे जिस तरह से हम बताए थे ना कि कोई भी बैंडविड्थ का पर काम करता है और उसका फ्रीक्वेंसी मैचिंग, यानी इस तरह से फ्रीक्वेंसी को मैच करता है जिसपे को क्या हो, उसको इसके लिए उसको सफिशिएंट पावर मिले। ठीक है, तो वही चीज को देखता है सिलेक्टिविटी, ये प्रकार के क्या है, सर्किट का प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या करता है, डिजायरेबल कौन है, अनडिजायरेबल क्या है, ये दोनों के बीच को फर्क को देखता है। ठीक है, यानी पहचानता है कि कौन हमारे लिए डिजायरेबल है और कौन हमारे लिए अनडिजायरेबल है। ठीक है, इसका दूसरा डेफिनेशन है कि सिलेक्टिविटी ऑफ रेजोनेंट सर्किट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ। आप याद कीजिए क्वालिटी फैक्टर का क्या हुआ था, क्वालिटी फैक्टर के आप डेरिवेशन निकाले थे तो क्या था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ आया था। ठीक उसी प्रकार इसमें भी कि सिलेक्टिविटी क्या है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, यानी बोल सकते हैं कौन चीज, सिलेक्टिविटी बराबर क्वालिटी फैक्टर। इन दोनों का एक्सप्रेशन क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ सिलेक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ है। कहने का मतलब क्या है कि जितना बैंडविड्थ ज्यादा होगा, बैंडविड्थ क्या होगा, जितना ज्यादा होगा सर्किट क्या होगा, कम सिलेक्टिव होगा। कम सिलेक्टिव कहने का मतलब क्या है, उसमें नॉइज ज्यादा होगा। इससे बैंडविड्थ मान लीजिए कि अगर सपोज कीजिए कि किसी को इतना रेंज में कोई फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और किसी को कुछ इतना रेंज में फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है, तो आप ही बताइए कौन से किसका सिलेक्टिविटी ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे कि जिसका बैंड क्या हो, नैरो हो। नैरो कहे का मतलब बैंडविड्थ जिसका कम हो, सिलेक्टिविटी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ऑब्वियस बात है कि इसका सिलेक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। सिलेक्टिविटी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे हम कह सकते हैं, तो आप ही बताइए, जिसका बैंडविड्थ कम होगा मतलब क्या होगा कि इसका कम फ्रीक्वेंसी में देखना होगा। आप ही बताइए कि मान लीजिए कि यहाँ मेला लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ 10 आदमी है, क्या है, 10 आदमी है, और यहाँ पे 100 आदमी है। यहाँ पे कितना है, 100, यहाँ पे 10। तो आप ही बताइए अगर कोई आदमी को एक को हमको पहचानना है, एक को हमको सिलेक्ट करना है, इसमें भी एक को करना है, इसमें भी, तो कौन किसमें ज्यादा हम लोग आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें क्या हो, कम आदमी हो। कहने का मतलब क्या हो कि बैंडविड्थ जिसमें कम होगा, बैंडविड्थ जिसमें कम होगा वो जल्दी हम उससे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब नॉइज कम होगा। और जिसका बैंडविड्थ ज्यादा होगा, मतलब जहां लोग ज्यादा होगा, तो हम लोग को सिलेक्ट करने में क्या होगा, थोड़ा कठिनाइयां होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा सिलेक्टिविटी उतना कम होगा। यहाँ से भी पता चल रहा जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा सिलेक्टिविटी उतना कम होगा, जितना कम बैंडविड्थ होगा सिलेक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। यहाँ से भी पता चल रहा कि जितना कम लोग होगा जल्दी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब बैंडविड्थ को लोग से कंपेरिजन कीजिए कि जितना कम लोग होगा जल्दी सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना ज्यादा लोग होगा सिलेक्ट करने में थोड़ा सा क्या होगा, मतलब टाइम लगेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे है कि जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा वहाँ उसका सिलेक्टिविटी उतना कम होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि नॉइज वहाँ ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना कम बैंडविड्थ होगा सिलेक्टिविटी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। सिलेक्टिविटी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे बोल सकते हैं सिलेक्टिविटी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। क्यों, क्योंकि बैंडविड्थ क्या है, ज्यादा है, तो सिलेक्ट करने में थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा कठिनाइयां होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैंडविड्थ कम है, सिलेक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, यहाँ से आप समझ रहे हैं कि जितना ज्यादा लोग होगा सिलेक्ट करने में थोड़ा कठिनाइयां होगा, वहाँ पे नॉइज आएगा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी होगा। कहने का मतलब दो चीज सीखे कि बैंडविड्थ ज्यादा सिलेक्टिविटी कम, बैंडविड्थ कम सिलेक्टिविटी ज्यादा। अच्छा, बैंडविड्थ ज्यादा मतलब नॉइज ज्यादा, बैंडविड्थ ज्यादा मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि नॉइज क्या होगा, ज्यादा होगा। नॉइज यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, नॉइज, यहाँ पे नॉइज क्या होगा, कम होगा। नॉइज क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि कम फ्रीक्वेंसी है, जल्दी सिलेक्ट कर लेगा कोई भी जो जिस फ्रीक्वेंसी पर बात करना है, और जो जल्दी सिलेक्ट कर लेगा तो जो आप लोग रेडियो इस समय घर घर की आवाज सुनते हैं वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब नॉइज यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या कि अगर सिलेक्टिविटी ज्यादा है तो क्या होगा, नॉइज कम होगा। मतलब बैंडविड्थ कम होगा तो सिलेक्टिविटी ज्यादा होगा, सिलेक्टिविटी ज्यादा होगा तो नॉइज कम होगा। बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो सिलेक्टिविटी क्या होगा, कमेगा, और सिलेक्टिविटी कम होगा मतलब नॉइज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं।
तो सिलेक्टिविटी और क्वालिटी फैक्टर, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि अगर सिलेक्टिविटी ज्यादा मतलब क्वालिटी फैक्टर ज्यादा, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा मतलब कि काम रहेगा, तो ये मैग्नीफाइंग फैक्टर क्या होगा, ज्यादा, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मैग्नीफाइंग फैक्टर क्या बताए थे, आई नोट इंटू एक्सी, तो अगर दोनों में एक्सी देखें तो यहाँ आई नोट कम है और यहाँ आई नोट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जहाँ पे आई नोट ज्यादा होगा मतलब कारण क्या होगा, शार्प होगा, तो क्वालिटी फैक्टर भी ज्यादा होगा, सिलेक्टिविटी भी ज्यादा होगा और बैंडविड्थ क्या होगा, कम होगा, और नॉइज भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या सिलेक्टिविटी, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, ये सब सारा चीज आई होप आप लोग समझ में आया होगा। आप लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे तो ये सब सारा चीज फिर से आप लोग के डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये सारा चीज आप लोग के फिर से देखिएगा क्वालिटी फैक्टर में, सॉरी कंट्रोल सिस्टम में, वहां पे ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम पढ़िएगा तो वहां पे फिर से इसका जिक्र होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। एक चीज और, एक टॉपिक और है हम लोग का, वो है क्या, फ्रैक्शनल फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा बस उसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका समरी लिख लेंगे, जितना हम लोग क्या पढ़े हैं, रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंस पढ़े हैं उसका। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं फ्रैक्शनल फ्रीक्वेंसी वेरिएशन या डिट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो बोलता है कि टी डिफाइनेज, इसको डेल से सूचित किया जाता है, इसको सूचित किससे किया जाता है, लिख सकते हैं डेल से, तो ऐसे इसको डेल से सूचित किया जाता है। इसको डिफाइन किया जाता है कि फ्रीक्वेंसी वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब क्या, आप ही समझिए सीधा सीधा कि मान लीजिए कि हम लोग के ये बैंडविड्थ पर काम कर रहा था, कोई भी रेडियो हो या कोई भी कुछ भी। ठीक है, कोई रेडियो सपोज कीजिए ओमेगा नोट पे काम कर रहा था, तो ये बोलता है कि ओमेगा, आखिर मान लीजिए कि अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कुछ इधर से सिग्नल आ रहा है, फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो जब इधर से कुछ फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो यहाँ रिसीव करेगा, तो जब रिसीव करेगा तो अगर ओमेगा नोट ही रिसीव कर लेगा, कितना रिसीव करेगा, अगर ओमेगा नोट फ्रीक्वेंसी रिसीव कर लेगा तो यहाँ से क्या होगा कि मैक्सिमम पावर मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, इसको मैक्सिमम पावर मिलेगा, और जब मैक्सिमम पावर मिलेगा तो क्या होगा, रेडियो अच्छा से वर्क करेगा। लेकिन यही चीज अगर थोड़ा मोड़ा इधर से क्या होगा, वेरिएशन होगा, क्या होगा, वेरिएशन होगा, चाहे इधर चाहे इधर, तो वही चीज क्या होगा कि ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नोट से कितना वेरिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो उसी को क्या बोल दिया जाता है, डिट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी। तो जब ये बताएगा कि यहाँ से वेरिएशन हो रहा है तो किस तरह से पावर में कमी आ रहा है, जैसे पूरा अगर है मिलता तो पावर पूरा पी मिलेगा, लेकिन जरा हमारे भी वेरिएशन हुआ तो यहाँ से पावर पी से थोड़ा मोड़ा क्या होगा, कम बेसी होगा। तो वही चीज को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कितना फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा। ठीक है, अब देखिए ओमेगा बराबर ओमेगा 1 होगा, यानी ओमेगा 1 कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ से बोलना चाहे कि फ्रैक्शनल वेरिएशन कितना आएगा, तो यहाँ से बोलेंगे कि डेल जो होगा क्या होगा, 0 से कम होगा, यानी 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। आप यहाँ से रखिए, अगर ये ओमेगा 1 रखेंगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा, जब बड़ा होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर ओमेगा बराबर ओमेगा नोट आएगा तो वेरिएशन क्या आ जाएगा, देखिए ना, फ्रैक्शनल फ्रीक्वेंसी वेरिएशन क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो डेल 0 का मतलब क्या हुआ, डेल 0 का मतलब हुआ कि हम लोग के यहाँ काम करने के लिए, मैक्सिमम पावर के पर काम करने के लिए हम लोग को चाहिए था ओमेगा नोट, और हम लोग के मिल भी जा रहा है ओमेगा नोट, मतलब फ्रीक्वेंसी वेरिएशन नहीं हुआ, जितना चाहिए उतना मिल जा रहा है। ठीक है, और ओमेगा बराबर ओमेगा 2 होगा तो डेल क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। डेल ग्रेटर देन 0 के मतलब क्या हुआ कि वेरिएशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आप लोग सीधा सा मतलब ये समझिए कि हम लोग को चाहिए ओमेगा नोट, लेकिन इधर से हम लोग के रिसीव कर रहे हैं सिग्नल को, उसमें आ जा रहा है मान लीजिए ओमेगा, कहने का मतलब ये ओमेगा, तो यहाँ से कितना वेरिएशन होगा वो दिखाएगा, और उसी को डिफाइन किया गया है, फ्रैक्शनल फ्रीक्वेंसी वेरिएशन बोला गया है डिट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सीरीज रेजोनेंस यहीं पे हो गया, आप लोग के सारा टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अब कि सीरीज रेजोनेंस का क्या करते हैं हम लोग, एक समरी बना लेते हैं। तो समरी मान लीजिए कि कहीं आप लोग के ऑब्जेक्टिव पर्पस से एग्जाम देने जा रहे हैं या ऑब्जेक्टिव के देखना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर इस समरी को देख लीजिएगा तो आप लोग के क्या होगा, सारा सीरीज रेजोनेंस इस समरी में मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीरीज रेजोनेंस का क्या बना देते हैं, समरी बना देते हैं। आप लोग के पीडीएफ में लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बार क्या करते हैं हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जितना चीज हम लोग पढ़े हैं एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बताए थे क्या कि अगर रेजोनेंस पर है तो एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है। कहने का मतलब क्या है
कि जो z हो जाता है वो r के बराबर हो जाता है, ठीक है, यानी इमेजिनरी पार्ट इसमें अनुपस्थित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बताए थे क्या कि अगर ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर होगा तो यहाँ पावर फैक्टर नेगेटिव होगा और सर्किट एज ए रेजिस्टिव बिहेव करेगा, ठीक है। उसी प्रकार भी बताए थे कि अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा और सर्किट क्या होगा, एज ए कैपेसिटी बिहेव करेगा, ठीक है। याद कीजिए ये हम लोग आप लोग को बताए थे ये ओमेगा नॉट होगा, इसके पहले सर्किट एज ए लीडिंग पावर फैक्टर, अब इसके बाद सर्किट एज ए लैगिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर मतलब सर्किट एज ए कैपेसिटी बिहेव करेगा और लैगिंग पावर फैक्टर मतलब सर्किट एज ए इंडक्टिव बिहेव करेगा। तो वहाँ पे है कैपेसिटी, ठीक है। और ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट से ज्यादा मतलब इस साइड तो हम बोले थे क्या, लैगिंग पावर फैक्टर इंडक्टिव बिहेव करेगा, ठीक है। फिर आप लोग के रिलेशन बताए थे कि ओमेगा नॉट बराबर रूट ओवर ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला पूछता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर बताए थे कि फॉर बेटर सेलेक्टिविटी बैंडविड्थ शुड बी मिनिमम, मतलब सेलेक्टिविटी बराबर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ आया था। तो अगर सेलेक्टिविटी ज्यादा रखना है तो बैंडविड्थ क्या होगा, कम रखना पड़ेगा। तो वही चीज बोला है, फॉर बेटर सेलेक्टिविटी बैंडविड्थ इज शुड बी मिनिमम, ठीक है। उसके बाद बैंडविड्थ बराबर r अपॉन l जिसको रेडियन पर सेकंड में बोले थे और r अपॉन 2 पाई l जिसको क्या हर्ट्ज में लाना था। मतलब अगर रेडियन पर सेकंड में लिखना है तो r अपॉन l होगा और अगर हर्ट्ज में लिखना है तो r अपॉन 2 पाई l होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वालिटी फैक्टर देखे थे, तो क्वालिटी फैक्टर ओमेगा l अपॉन r देखे थे। इसी को ओमेगा नॉट इंटू सी ओमेगा नॉट इंटू सी आर ऐसे करके देख रहे थे। और इसी को क्या बोल रहे थे, क्वालिटी फैक्टर को सिलेक्टिविटी बोल रहे थे और सिलेक्टिविटी बराबर ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ होता था। और इसी के एक फार्मूला था 1 अपॉन r रूट ओवर l अपॉन c हो रहा था, ठीक है। आप लोग के सारा चीज बता चुके हैं, बस आप लोग के रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट है उस पे क्या मार्क करवाते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पे खासकर स्टार लगा रहे हैं। अभी उसके बाद हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस r अपॉन 2l प्लस माइनस r स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर प्लस 1 अपॉन lc। अब देखिए r अपॉन l को क्या बैंडविड्थ लिख सकते हैं, तो यहाँ से बैंडविड्थ अपॉन 2, ठीक है, प्लस माइनस। फिर देखिए r अपॉन l के स्क्वायर मतलब बैंडविड्थ का स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा, अगर 1 अपॉन रूट ओवर lc रहता तो यहाँ से 1 अपॉन ओमेगा c हो जाता, ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर तो 1 अपॉन अगर lc रहता 1 अपॉन lc रहता रूट ओवर lc तो यहाँ से ओमेगा नॉट लिखते हैं, लेकिन रूट नहीं है इसलिए ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। चलिए अब इसके आगे हम लोग और लिखते हैं और फिर समझ लेते हैं। बस एक बार खाली आप लोग को ये बता दे रहे हैं कि हाँ ये चीज आप लोग क्या किए थे, पढ़ लिए थे, एक बार आप लोग क्या हो रिवाइज हो जाओ। क्या पढ़े थे, तो ओमेगा 2 बराबर, तो ओमेगा 2 बराबर क्या पढ़े थे, r अपॉन 2l प्लस माइनस r स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर प्लस 1 अपॉन lc। इसी को बोल सकते हैं क्या, r अपॉन l को बैंडविड्थ बोल सकते हैं, तो बैंडविड्थ अपॉन 2 प्लस माइनस बैंडविड्थ का स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। चलिए ओमेगा सी का मतलब क्या पढ़े थे हम लोग कि वैसा फ्रीक्वेंसी जिस पे क्या होगा, कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज अकर होगा, तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या था 1 अपॉन lc माइनस r स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। उसी प्रकार ओमेगा l मतलब फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम, तो इसका एक्सप्रेशन आया था 1 अपॉन lc माइनस r स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2 के रूट ओवर, ठीक है। अब देखिए हाफ पावर पॉइंट को 3 dB पॉइंट बोला जाता है। आप लोग जब एम्पलीफायर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे 3 dB पॉइंट, मतलब वहाँ पे गेन जो होता है 3 dB क्या होता है, कम जाता है, किस पे, हाफ पावर पॉइंट पे, यानी इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम गेन होता है, यानी जितना गेन होना चाहिए उतना गेन होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 3 dB से कम जाता है गेन एम्पलीफायर में। तो जब 3 dB यहाँ कम जाता है तो इसीलिए इसको बोल दिया जाता है 3 dB डाउन पॉइंट बोल दिया जाता है, ठीक है। RLC सीरीज सर्किट इज एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट कहने का मतलब क्या है कि इसमें इंपीडेंस क्या होता है, कमता है, इंपीडेंस क्या होता है, कमता है, और करंट क्या होता है, बढ़ता है। तो करंट बढ़ रहा है मतलब करंट क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, एक्सेप्टर सर्किट बोल दिया जाता है। अब पैरेलल रेजोनेंस में पढ़ेंगे तो हम तो बोलेंगे क्या कि पैरेलल रेजोनेंस जो होता है वो क्या होता है, रिजेक्टर सर्किट होता है, ठीक है। तो वहां पे जानेंगे हम लोग। फिर सीरीज RLC सर्किट इज वोल्टेज मैग्नीफाइंग, मतलब यहाँ पे वोल्टेज मैग्नीफाई होता है, ठीक है, यानी
यहाँ पे जो वोल्टेज VS देंगे तो L और C के क्रॉस बहुत ज़्यादा वोल्टेज मैग्नीफाई हो जाता है। किससे निकालते हैं, यानी VL बराबर तो VS इंटू क्वालिटी फैक्टर यानी Q नोट, इस तरह से निकालते हैं। तो ये वोल्टेज मैग्नीफाई होता है कौन सा, सीरीज रेजोनेंस। आप पैरेलल रेजोनेंस पढ़िएगा तो वहाँ पे होता है पैरेलल रेजोनेंस करंट मैग्नीफाइंग सर्किट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब देखिए एक आता है डैम्पिंग फैक्टर, क्या आता है डैम्पिंग फैक्टर, तो डैम्पिंग फैक्टर बराबर R/12 होता है, क्या आता है R/12। इसका संबंध है आप लोग के कंट्रोल सिस्टम से। आप लोग कंट्रोल सिस्टम में नेटवर्क जितना पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा नेटवर्क वहाँ यूज होने वाला है, ठीक है। जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म हो गया, फिर इसमें ये है जीटा बराबर R/2C/L, इसका भी यूज होगा, ठीक है, तो सारा चीज, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा कि अल्फा बराबर R/12 होगा, कैसे आता है वहां पे आप लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़िएगा, ठीक है। जीटा बराबर R/2C/L, ठीक है। अब ये आगे जो है हम लोग के ये पढ़ना है, यानी इससे रिलेटेड ही है, आप लोग की यूज होगा कहाँ पे, आप लोग के कंट्रोल सिस्टम में यूज होगा, ठीक है। तो क्या है, तो आप लोग के जब पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन टू सेकेंड ऑर्डर, तो उसमें हम बताए थे उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन S² प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा N² बराबर 0। आप लोग के जब आप याद कीजिए यूनिट 8 यानी लास्ट यूनिट है था, वहां पे हम बताए थे इंट्रोडक्शन टू सेकेंड ऑर्डर, तो वहां पे हम इस तरह से का क्या निकाले थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले थे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे RLC सर्किट है, तो RLC सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, S² प्लस R/LS प्लस 1/LC बराबर 0। अभी किस तरह से आया, ये सारा चीज आप अच्छा से पढ़िएगा कहाँ, कंट्रोल सिस्टम में यानी 6 सेमेस्टर में, ठीक है। अभी दोनों का अगर कंपैरिजन करना चाहें तो यहाँ से देखिए ओमेगा N² को इससे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से ओमेगा N² बराबर 1/LC आएगा, मतलब ओमेगा N बराबर 1/√LC आएगा, ठीक है। एक फार्मूला यहाँ पे बन गया। आगे देखिए, अब देखिए अब 2 जीटा ओमेगा NS का कंपैरिजन इससे करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 जीटा ओमेगा N बराबर R/L, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग के जीटा का मान निकलना है, तो जीटा बराबर R/2 ओमेगा N, ठीक है। अब देखिए जीटा बराबर इतना आ गया, तो जीटा R/2L और ओमेगा N का वैल्यू √LC, तो LC ऊपर चला जाएगा, यहाँ से जीटा का मान आएगा R/2√C/L आएगा, ठीक है। अच्छा यही चीज बता दिए हैं कि अल्फा बराबर जीटा इंटू ओमेगा L होता है, क्या होता है, अल्फा बराबर जीटा इंटू ओमेगा L, ठीक है। तो जीटा की जगह जीटा हो गया और ओमेगा N की जगह देखिए तो सॉरी हाँ जीटा की जगह है, जीटा की जगह क्या है 2/ओमेगा NL और यहाँ पे है ओमेगा N, तो ऐसे ओमेगा N खत्म हो जाएगा, तो ऐसा जगह R/2L। ऐसा सारा चीज आप लोग के पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम में, लेकिन थोड़ा सा था तो हम सोचे रिलेटेड था तो हम क्या सोचे क्या करें बता दें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का हो गया सीरीज रेजोनेंस खत्म हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग के समझ में आया होगा सारा लेक्चर। और कुछ दिन में मतलब देखिए कुछ दिन में हम क्या करेंगे, इस सारा का लाइव क्लास भी होगा, ठीक है, यानी लाइव डाउट होगा, ठीक है। तो आप लोग सारा नोट्स कंप्लीट कीजिए, सारा लेक्चर देखते रहिए और क्या कीजिए, डाउट को रहे तो डाउट ही कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है, ताकि हम जब डाउट क्लास लें तो हम लोग क्या करें, आप लोग पूछ सकें, ठीक है। और आप लोग से लाइव क्लास में हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप लोग सही से रिवीजन करते रहिए, सारा लेक्चर को नोट्स बनाते रहिए और सारा लेक्चर क्या कीजिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। थैंक यू।